जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड है, जिसे आपको पढ़कर जो है आपके जीके जीएस का स्कोर बढ़ सकता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन आपका पीक अवार्ड आपका पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पीकॉक। पीकॉक जो पुरस्कार मिला है किस फिल्म को मिला है, तो किसको मिला है, टॉक्सिस को मिला है। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2024 में किसे गोल्डन आपका पीक आपका पुरस्कार मिला है। तो पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका 2024 का समापन 28 नवंबर को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था, गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। शोले आपका ब्लू वाइट की आपकी टॉक्सिक्स की प्रतिष्ठा गोल्डन आपका पीकॉक अवार्ड जीता है। किसने जीता है, आपको इसका पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो रक्षा सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है मेरे प्यारे साथियों, आपका राजेश कुमार सिंह ने। किसने संभाला है, राजेश कुमार सिंह ने संभाला है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके सचिव वर्तमान में कौन कौन आपके किस चीज के सचिव हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बात करें गोविंद मोहन की, तो गोविंद मोहन जो है इस टाइम वर्तमान में आपके गृह सचिव हैं। कौन, गोविंद मोहन कौन है, अब वर्तमान में गृह सचिव हैं। बात करें राजेश कुमार सिंह की, तो ये वर्तमान में क्या है, आपके रक्षा सचिव हैं, आपको पता होना चाहिए। बात करें विक्रम मिस्त्री की, तो ये कौन है, आपके विदेश सचिव है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अगला है आपका दीप्ति आपका उमाशंकर। तो दीप्ति उमाशंकर जो है राष्ट्रपति की क्या है, सचिव है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और गोल्डन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। कौन, दीप्ति उमाशंकर। दीप्ति उमाशंकर जो है वे जो है आपकी राष्ट्रपति की सचिव हैं। कौन, दीप्ति उमाशंकर, आपको ध्यान रखना है। बात करें मनोज गोविल की, तो ये आपके व्यय सचिव हैं और आपका टीबी सोमनाथन जो है आपके कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। बात करें प्रमोद कुमार आपका मिश्रा की, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, मोस्ट है। दोनों ही आपके लिए मोस्ट है, एक तो राष्ट्रपति के सचिव और एक आपके प्रमोद कुमार मिश्रा जो आपके प्रधानमंत्री के सचिव हैं। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन दोनों आपके लिए होने वाले हैं। बात करें संजय मल्होत्रा की, तो आपके राजस्व सचिव हैं और आपका तरुण कपूर कौन है, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। सलाहकार और सचिव में दोनों में अंतर है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अजय सेठ की बात करें तो आर्थिक मामलों के सचिव हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीप्ति आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के सचिव, तो राष्ट्रपति के सचिव कौन है, दीप्ति उमाशंकर जो है राष्ट्रपति के सचिव हैं। प्रधानमंत्री के सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के सचिव है। यहीं पर बात करें प्रधानमंत्री के सलाहकार के बारे में, तो आपके तरुण कपूर जो हैं आपके प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। तीनों ही आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्थ प्रतिमा सेनगुप्त ने किस बैंक के प्रबंधक, निर्देशक और आपके सीओओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैंक है, तो इसमें आपका बंधन बैंक डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बंधन बैंक कब स्थापित हुई थी,
तो बंधन बैंक जो स्थापित हुई थी 2015 में बंधन बैंक स्थापित हुई थी। बात करें इसके संस्थापक के बारे में तो चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष जो है बंधन बैंक के संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है कौन है, तो चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष जो है आपके बंधन बैंक के संस्थापक हो जाते हैं। बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा जो है बंधन बैंक के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। बात करें एमडी और सीईओ कौन है, तो आपके पार कौन से होंगे, प्रीतिम आपका सेन गुप्ता। आपके कौन, प्रीतिम आपके सेन गुप्ता आपके क्या हो जाते हैं, आपके सीईओ हो जाते हैं। बात करें बंधन बैंक के संस्थापक चंद्रशेखर आपके घोष। बंदर आपके की सेवानिवृत्ति के बाद बैंक के अंतरिम आपके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए रतन कुमार आपके कौन थे, केस थे। और आपके सेना कौन थे, सेनगुप्त के शामिल होने के साथ साथ कार्यकारी निर्देशक और मुख्य आपके परिचालक अधिकारी के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो थे आपके 4 से 5 फैक्ट बंधन बैंक से रिलेटिव आपके इंपॉर्टेंट होने वाले थे, इन आपको पता होना चाहिए। बंधन बैंक की स्थापना आपके 2015 में। संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर घोष थे। मुख्यालय कोलकाता में है। आपके अध्यक्ष कौन थे, तो अनूप कुमार सिन्हा थे। और एमडी या सीईओ कौन थे, तो आपके कौन थे, आपके सेन गुप्ता थे। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपका अमार सोनार बांग्ला। कौन है, अमार सोनार आपका बांग्ला किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है और पहला ही क्वेश्चन आपका इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं आपके बांग्लादेश से रिलेटिव कुछ रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के संस्कृति क्षेत्र को देखने को मिला था, आपका मिला था। बांग्ला साहित्य के लिए एक समय आपका स्वर्णकाल जैसा था। ये जो समय था आपका, जिस टाइम पर आपके बांग्ला के राष्ट्रगान की उत्पत्ति की गई थी, ये जो था बांग्ला साहित्य के लिए एक जो समय था आपका स्वर्णकाल जैसा था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वर्णकाल जैसा समय बांग्लादेश के लिए क्या उभर कर आया, तो आपको पता होना चाहिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय पर आपका अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो आपका 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब बना था, तो आपको ध्यान रखना है 1971 में। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन, इसी का हिंदी संस्करण है, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन को जो है आपका कब स्वीकार किया गया था, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत के क्षय के कारण क्या होता है। तो ओजोन परत अगर आपकी क्षय हो जाए या क्षरण हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका त्वचा कैंसर होता है। आपको पता होना चाहिए। त्वचा कैंसर बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट परतों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वायुमंडल की परतें पहले देख लेते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, आपकी कौन सी हो जाती है, बताइए। सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आती है, आपकी क्षोभ सीमा आती है। क्षोभ सीमा के बाद आपका समताप मंडल आता है, फिर ओजोन मंडल, फिर आयरन मंडल और फिर आपका आयतन या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है आपका 16 किलोमीटर लगभग आपका देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षोभ सीमा आपके कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो ये जो होती है आपकी 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। उसके बाद समताप मंडल आता है, ओजोन मंडल आता है, आयरन मंडल आप देख सकते हो, अगर यहाँ से बहुत डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला पूछा जाता है सभी प्रकार की मौसमी घटना आपकी कौन से मंडल में होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी जितनी भी आपकी मौसमी घटना होती हैं, बादलों का आना, हवाओं का चलना, ये सब जो होती हैं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हेलीकॉप्टर की उड़ान, तो मेरे प्यारे साथियों हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं आपके क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। और वायुयान की बात करें तो दोनों में अंतर है। वायुयान जो उड़ते हैं आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। दोनों क्वेश्चनों पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें
जो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन गैसें रहती हैं ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं, आपको बहिर्मंडल में देखने को मिलती हैं। और जो आपकी H6C6 होती हैं ये आपकी ओजोन मंडल से आपकी ऊपर देखने को थोड़ी सी मिलती हैं। यहीं पर बात करें जो आपकी सैटेलाइट होती हैं वे कौन से मंडल में होती हैं, तो आपकी सैटेलाइट, रॉकेट, ये जो होते हैं वे कौन से मंडल में होते हैं, वे मेरे प्यारे साथियों आपके आयरन मंडल में होते हैं। आपको ध्यान रखना है जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आता है ये सब आपका आयरन मंडल से ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये आपका नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो था सबसे पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे गुजरात के 2 महत्वपूर्ण आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और गिरना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। दोनों इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पन्ना और पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य है, दोनों ही आपके लिए सेलेक्टेड हैं और आरपीएफ एसआई में दोनों ही पूछे जा चुके हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें आपका राजस्थान में है, और सवाई मान आपका सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बिन आपका सर वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है, और आपसे आरपीएफ जो आपका पिछला 2019 वाला एग्जाम हुआ था उसमें मसूरी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर पंजाब की बात करें तो आपका कथलोर आपका कुसलियान वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका ये जो है नगल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो था आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना हम इनको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। तो वायुमंडलीय माप दापने में जो प्रयोग किया जाता है आपका बैरोमीटर का किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर आपका सी विकल्प में दिया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है, महत्वपूर्ण मीटरों के बारे में जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वायुमंडल दाब मापने में आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता जो है आपकी सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। यहीं पर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा। और पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए तो आपका ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेविमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करते हुए, तो इसमें आपका एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने के लिए आपका एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें वायुमंडलीय दाब मापने हेतु तो आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मृदा की नमी मापने के लिए आपका टेंसियोमीटर का प्रयोग आपका मृदा की आपकी नमी मापने में किया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वह आपकी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की थी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था केरल का था 1000 आपका 84, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात था वह आपका केरल राज्य का था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, आपका अरुणाचल प्रदेश था, और 972 यहाँ पर लिंगानुपात रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला, तो आपका केरल था। यहाँ पर लगभग 94% लोग आपके साक्षर थे, आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो था बिहार था, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी आपका बिहार था, 51.5%। बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आपकी SC जनजाति वाला आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 4,13,56,608 जन आपके जो थे वे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार थे। बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या थी आपकी महाराष्ट्र की थी, आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो था हिमाचल प्रदेश था। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बैंक था। तो भारत के पहले बैंक की बात करें तो कौन सा बैंक था, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो भारत का पहला बैंक आपका कौन सा हो जाएगा, तो बैंक ऑफ आपका इनमें से इंडिया आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। तो हिंदुस्तान बैंक सबसे पहला। बात करें कुछ महत्वपूर्ण बैंक और उनके स्थापना के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन सभी बैंक के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना आपसे पूछ ली जाए, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी आपकी 1770 में हुई थी। इनकी कई बार डेट आपसे पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें इलाहाबाद बैंक की स्थापना की, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपकी 24 अप्रैल आपकी 1865 में हुई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी 19 मई 1894 में हुई थी। आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, और आपको आपकी आपकी पोस्ट के रूप में भी इन क्वेश्चनों को आपको देख सकते हो। बात करें सब आपकी केनरा बैंक की स्थापना आपकी 1 जुलाई आपकी 1906 में हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1907 को आपकी की गई थी। वहीं पर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 में हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1911 में आपकी स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करें इंपीरियल बैंक की, तो इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 को आपकी इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना आपकी 16 सितंबर 1935 को हुई थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई आपकी 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें दें। और बात करते हैं इसकी PDF, तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।